नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे वीएम टू वीएम कम्युनिकेशन। कैसे हम एक वीएम से दूसरे वीएम को कनेक्ट करते हैं, कैसे हम इंटरनल आईपी एड्रेस से करते हैं, कैसे हम एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से करते हैं, उनकी प्राइसिंग वगैरह क्या होती है, वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें हम पहले वीडियो में भी देख चुके हैं, लेकिन इसमें हम पूरा समझेंगे, प्राइसिंग वगैरह का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। तो अब देखते हैं हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ केसेस बनेंगे कि हम कैसे कैसे वीएम को कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब हम सेम वीपीसी के अंदर करेंगे। अभी हमने एक ही वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क बना रखा है, उसी एक में ही हम सारा काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में भी आएगा आपको, हम उसमें ये भी बताएंगे कैसे हम एक वीपीसी से दूसरे वीपीसी के बीच में भी कनेक्शन बना सकते हैं। वो कैसे होगा वो नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि हमने क्या कर रखा है, VM1 को VM2 से कनेक्ट कर रखा है इंटरनल आईपी एड्रेस से। दूसरे वाले केस में क्या कर रखा है, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है, जो हमें एक्सटर्नल थ्रू HTTPS वगैरह से हम करते हैं, उससे हम कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखेंगे। अब कर तो हम दोनों से सकते हैं। अब इसमें कुछ प्राइसिंग वगैरह का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है ना, आप सेम काम कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, उसका मान लो 1000 रुपीज़ बिल आ रहा है। अब हो सकता है कोई अच्छा क्लाउड आर्किटेक्ट हो, उसने कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कर रखा हो कि वो 1000 रुपीज़ को 100 रुपीज़ में ही कर दे। आपने कुछ रिसोर्सेज वगैरह गलत लोकेशन पे बना रखे हैं, तो उससे आपका बिल बढ़ जाएगा। तो वो ध्यान भी रखना होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। ऐसा नहीं है कि हमें काम कंप्लीट करना है, हमें कॉन्फ़िगरेशन पे भी ध्यान रखना है, सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि हमारा बिल ऐसे ही फालतू में बढ़ जाए, जो हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है वो हमने बना रखे हों या गलत लोकेशन पे बना रखे हैं, उससे भी हमारा बिल बढ़ेगा। तो हमें सब कुछ ध्यान रखना होता है इसमें। तो हम ऐसे 3-4 केसेस के बारे में बात करेंगे, अलग अलग इन्हें ट्रायल करके देखेंगे कि इसमें कितना टाइम लग रहा है और क्या हमारी प्राइसिंग आएगी इसकी। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें करने क्या वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक वीपीसी बनाएंगे, जो हमने लास्ट काफ़ी वीडियो में जो हमने लास्ट वीडियो में भी काफ़ी में बनाया था। वीपीसी के अंदर हम बनाएंगे 2 सबनेट, सबनेट 1 एक यूएस रीजन में बनाएंगे, एक हम इंडिया में बनाएंगे, बॉम्बे वाले रीजन में। ये बनाएंगे हम इंडिया में। अब इन सब नेट के अंदर बनाएंगे हम VMs, VM1 एक VM यहाँ पे बनाएंगे, VM2 और एक VM बनाएंगे हम ये VM3। फिर हम क्या करेंगे, इस VM का इससे कनेक्शन करेंगे इंटरनल आईपी से, फिर एक्सटर्नल आईपी से देखेंगे 1 और 2 का, फिर हम 1 का इस वाले से देखेंगे, अलग रीजन वाले से इंटरनल आईपी से देखेंगे और एक्सटर्नल आईपी से देखेंगे। फिर इनकी कोस्टिंग के बारे में बात करेंगे। देखो कोस्टिंग में क्या होगा ना, गूगल क्लाउड क्या क्या कोस्टिंग ऑफर करता है, क्या क्या प्राइसिंग ऑफर करता है। जब आप एक वीएम, एक सबनेट पे सेम रीजन में सेम जोन में आप वीएम बनाते हो, उनके बीच में जो कनेक्शन करते हो वो जीरो कॉस्ट होता है। उसमें आप कितना भी डेटा भेजो VM1 से VM2 पे, आपकी कोई कोस्टिंग नहीं आती, उसमें जीरो होता है वो बिल्कुल। तो अगर आपको मान लो एक ही लोकेशन पे आपके यूजर्स वगैरह हैं, जैसे इंडिया में ही आपके यूजर्स हैं आपकी ऐप जो है इंडिया में ही रन कर रही है, तो आपको सारे रिसोर्सेज, सारे VMs, मतलब जो भी आप VM रिसोर्सेज बनाओगे, एक ही रीजन पे आपको बनाने चाहिए वहीं पे। तो उससे क्या होगा, आपका क्लाउड बिल काफ़ी कम आएगा, क्योंकि जो VM से VM जो आपके सर्वर आपस में इंटरनल, जो सर्वर आपके आपस में कनेक्ट करेंगे इंटरनल आईपी से, उनका कोई बिल नहीं आएगा। अगर आप डिफरेंट जोन में बनाओगे सेम रीजन के, तो ऑलमोस्ट फ्री होता है, बहुत कम बिलिंग आएगा। तो इसमें लेटेंसी भी नहीं आएगी आपकी, इसमें लेटेंसी भी नहीं होगी, मतलब डेटा को ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि सेम रीजन है। केस 2 में क्या होगा, रीजन हमारा सेम है लेकिन जोन डिफरेंट है। अब रीजन जोन्स के बारे में हमने बात की थी लेवल 1 में, बहुत क्लियर क्या रीजन्स होते हैं, क्या इनका पर्पज़ होता है, जोन का क्या पर्पज़ होता है, वो सब हमने देख रखा था। रीजन के अंदर होते हैं जोन। आप डिफरेंट जोन भी कर दोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं आएगा, लेटेंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये भी ऑलमोस्ट फ्री है, बहुत कम कॉस्टिंग में आप ये भी कर सकते हो। अब केस 3 में क्या होगा, इंटरनल आईपी एड्रेस से हम कनेक्ट करेंगे डिफरेंट रीजन में। अब एक VM बना लिया मान लो हमने US में, एक बना लिया हमने इंडिया में, तो हमारे यूजर्स इंडिया में भी हैं US में भी हैं, तो हमें ये इस तरह का आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा। तो उसमें हमें कुछ कॉस्ट, मतलब हमें प्राइसिंग आएगा इसमें, कुछ कॉस्ट हमें लगेगी। ये कुछ रीजन्स की कॉस्ट है, हर रीजन में अलग होती है। आप US को इंडिया से कनेक्ट करोगे तो अलग कॉस्ट होगी, यूरोप को US से करोगे तो अलग कॉस्ट होगी। तो उसके लिए हमें कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा जब हम VM1 से VM2 को कनेक्ट करेंगे सेम VPC के अंदर। अब केस 4 में क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से, इसमें कुछ सिक्योरिटी इशूज़ भी आ सकते हैं। जब हम इंटरनली कनेक्ट कर रहे थे तो सारा डेटा ट्रैवल कहाँ कर रहा था, गूगल क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो गूगल क्लाउड ने अपनी ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखी है सब, उनसे डेटा ट्रैवल कर रहा था।
लेकिन अब जब हम एक्सटर्नल आईपी एड्रेस करेंगे तो क्या होगा, डेटा वीएम से निकल के जाएगा राउटर्स में, राउटर से जाएगा पब्लिक इंटरनेट में, पब्लिक इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं, पब्लिक इंटरनेट से फिर वापस जाएगा गूगल क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिर VM2 में। तो हमारा डेटा क्या है, गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर निकलेगा। तो उसमें सिक्योरिटी इशूज़ भी आते हैं। तो उसमें कुछ रोल्स तो हमारे होते हैं डेटा सिक्योरिटी में, कुछ गूगल क्लाउड प्रोवाइड करता है डेटा सिक्योरिटी में। अगर आप HTTP HTLS SSH इस तरह के प्रोटोकॉल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपका डेटा रहेगा इनक्रिप्ट। अगर आप नॉर्मल HTTP या वो हम इसमें जैसे पोर्ट 80 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका डेटा इनक्रिप्ट नहीं करेगा गूगल। लेकिन इंटरनली आप कुछ भी भेजते हो एक दूसरे VM में, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, उसमें सारा गूगल ही मैनेज करता है। उसमें आपका पूरा डेटा इनक्रिप्ट रहेगा अगर आप इंटरनल IP एड्रेस यूज़ करते हो। और उसमें कोई बाहर का हैकर वगैरह भी आपकी ऐप में या इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस नहीं पाएगा इंटरनल IP एड्रेस में, क्योंकि बाहर का IP HTTP बाहर की रिक्वेस्ट तो आपने अलाउ ही नहीं करी, तो बाहर का यूज़र तो आ ही नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम अब इसका यूज केस क्या बनते हैं, देखो जनरली होता क्या है ना, जैसे हम ऐप यूज़ करते हैं, आपके यूजर्स हो गए, वो यूज़ करते हैं ऐप या वेबसाइट कुछ भी होती है, कोई सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट हो गई जैसे कोई सॉफ्टवेयर, या फिर आपकी कोई ऐप हो गई, है ना। और ये कनेक्ट होती है आपकी डेटाबेसेस वगैरह से, बैकएंड सर्विस जो हम बोलते हैं, बैकएंड सर्विस ऐसे मान सकते हो। इसमें आपके डेटाबेसेस वगैरह होते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेटा सारा यहाँ होता है। तो जो आप यूज़र्स कनेक्ट तो होते हैं इससे, वेबसाइट से और ऐप से, ये तो होता है आपका एक्सटर्नल IP एड्रेस से, एक्सटर्नल IP से, क्योंकि इसमें तो यूज़र्स, हमें पब्लिक इंटरनेट पे एक्सेस देनी पड़ेगी तभी तो हमारे यूज़र कनेक्ट होंगे। और फिर अपनी हमारी वेबसाइट जो ऐप होगी वो कनेक्ट होती है बैकएंड सर्विस से, डेटाबेस से, वो होती है इंटरनल IP एड्रेस से, इंटरनल IP एड्रेस से। यूजर्स हमारे जो है डायरेक्ट बैकएंड सर्विस से कनेक्ट नहीं होते, नहीं तो पूरा सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा हमारा, कोई हमारे सिस्टम को हैक कर लेगा, ये हमारा पूरा सिस्टम होता है। इसके बीच में ऐप वगैरह होती है, हमारी ऐप ही से एक्सेस करेगी, यूजर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इंटरनल IP एड्रेस से कनेक्ट होता है या एक्सटर्नल से कनेक्ट होता है। तो ये काम हम करते हैं। अब इसे हम पूरा प्लेटफॉर्म पे बना के देखते हैं कैसे काम करता है, उसका पूरा ट्रायल लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, VPC में जाएंगे और हम बनाएंगे एक VPC नेटवर्क, कस्टम VPC नेटवर्क। ये सब हम काफ़ी बार करके देख चुके हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो इसलिए हम बार बार इसे क्रिएट करके देख रहे हैं। अब एक तो हम US का बना लेते हैं, US सबनेट। इसमें रीजन लेंगे हम US सेंट्रल 1, IP रेंज ये सब हम देख चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये वाली IP रेंज ले लेते हैं। और हम इसमें कुछ अलाउ नहीं करेंगे अभी। एक सबनेट और बना लेते हैं, एक इंडिया का बना लेते हैं, एशिया लिख लेते हैं या इंडिया ही लिख लेते हैं, इंडिया सबनेट। एक हमने US का बना लिया और एक हमने इंडिया का बना लिया। इंडिया वाले में हम रीजन ले लेते हैं बॉम्बे, एशिया साउथ 1, एशिया साउथ 1 एक हमने बना लिया। इसकी IP रेंज ले लेते हैं हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 10.1.0.024। ये इसका मतलब हम सब देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो स्किप की है तो आपकी समझ नहीं आएंगी, फिर चीज़ आपको सीक्वेंस में ही देखना पड़ेगा। ये सारा A24 इसका क्या मतलब होता है, IP एड्रेस हम इस तरह की रेंज ही क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ ऐसे 255 ऐसे क्यों नहीं ले रहे हैं, वो सब हमने देख चुके हैं। फायरवॉल्स रूल भी लास्ट वीडियो में हम सब देख चुके हैं, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट करेंगे क्रिएट। हम बाद में जो जो हमें ज़रूरत होगी वो फायरवॉल रूल हम क्रिएट करेंगे, हम पहले से ही कुछ चेक नहीं करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अलाउ नहीं होता कस्टम VPC जब हम बनाते हैं, कोई परमिशन नहीं देते हम। अगर जब हम कस्टम बनाते हैं, जैसे जैसे हम यूज़ करते रहेंगे, जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती रहेगी वो हम अलाउ करते रहेंगे, बाकी सब बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई रहेगा। इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। अब बनानी है हमें VM। अब आप देख सकते हैं कि हमारा VPC जो है क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, एक बार देखना है कि हमने 2 सबनेट बना रखे हैं। इसमें एक इंडिया का सबनेट बनाया, एक हमने US का सबनेट बनाया। अब हम क्या करेंगे, 2 VM तो हम बनाएंगे US सबनेट पे और एक VM बनाएंगे हम इंडिया वाले सबनेट पे। चलो हम VM क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं VM1। ये बनाते हैं हम US वाले रीजन पे। यहाँ से आपको वही रीजन सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने सबनेट बनाया है। तो यहाँ पे US1 ये वाला, ये पहले से ही सिलेक्ट हो रखा है, ये वाला, ये आपको सिलेक्ट करना है।
और जोन भी हम सिलेक्ट करेंगे, जोन भी हम सेम रखेंगे, यूएस सेंट्रल 1A, ये वाले हम जोन रखेंगे इसमें। और फिर आपको नेटवर्किंग में आना है। नेटवर्किंग में आपको इसे बाय डिफ़ॉल्ट वाले को करना है डिलीट, जो आपने सब नेट बनाया था उसे करना है सेलेक्ट। जैसे आप कस्टम सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा सेलेक्ट आपका। उसके अलावा आपको इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी है। ये सब हम जो फायरवॉल्स रूल्स वगैरह है ये सब हम वीपीसी पे अप्लाई करेंगे, उससे यहाँ पे फिर ऑटोमेटिक अप्लाई होंगे हमारे रूल। तो इसे आप कर देंगे क्रिएट। इसी तरीके से आप 2 वीएम और बनाएंगे। अब हम दूसरा वीएम क्रिएट कर लेते हैं। ये भी सेम यूएस में बनाएंगे हम दूसरा वीएम भी, VM2। इसमें भी सेम रखना है आपको ये। और फिर आपको नेटवर्किंग में आना है, जोन आपको वही सेम जोन सेलेक्ट करना है। फिर आपको नेटवर्किंग में आना है, डिफ़ॉल्ट वाले को करना है डिलीट। इसमें कस्टम वाला सेलेक्ट करना है, सब नेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है, इसे करना है क्रिएट। ऐसे ही हम थर्ड वीएम बनाएंगे, वो हम इंडिया वाले रीजन में बनाएंगे, बॉम्बे में। VM3 हम बनाएंगे बॉम्बे, एशिया साउथ 1, एशिया साउथ 1। इसमें भी नेटवर्किंग में फिर हम इंडिया वाला जो है यहाँ पे कस्टम वो करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमारा इंडिया वाला सबनेट हो जाएगा सेलेक्ट। तो इसे हम करेंगे क्रिएट। तो ये हमने 3 VM बना लिए अपने सबनेट के अंदर। 2 हमने यूएस रीजन में बनाए हैं, 1 हमने इंडिया में बनाया। अब जैसे ही आप SSH कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने फायरवॉल रूल में इसे अलाउ नहीं किया है। SSH क्या होता है कि ये एडमिन पोर्ट से चलता है, 22 होता है हमारा एडमिन पोर्ट, उससे चलता है। तो हमने वो भी अलाउ नहीं किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कस्टम VPC बनाते हैं उसमें कोई परमिशन अलाउड नहीं होती। हमारा फायरवॉल होता है वो एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड को हमने बोल रखा है किसी को भी आने की परमिशन नहीं है, चाहे वो ओनर हो, एडमिन हो, कुछ भी हो, उसे किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है। तो वो परमिशन हमें देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें दोबारा VPC पे जाना पड़ेगा अपने VPC नेटवर्क। इसके अंदर आपको फायरवॉल्स में जाना है, पहले वो VPC नेटवर्क सेलेक्ट करना है, फिर फायरवॉल सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे क्रिएट फायरवॉल रूल बनाना है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। अलाउ SSH ICMP, ये एक प्रोटोकॉल होता है जिससे हमारे जो VM है आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं उसे चेक करने के लिए हम एक कमांड रन करते हैं PING। तो वो कमांड कब काम करेगी, जब हम आप इसे प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे, तब वो देख पाएगी कि हम इस वाले VM से जो है बात कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अदर्स में जाके ये वाला प्रोटोकॉल भी अलाउ करना पड़ेगा। तो अभी आपको क्या करना है, ये आपको सेम रहने देना है। सभी VM पे हम करेंगे इसे, ऑल इंस्टेंस इन द नेटवर्क। इसका मतलब सब VM पे जो हमारा रूल है वो अप्लाई हो। और आपको कौन से पोर्ट को अलाउ करना है, 22 को। 22 पोर्ट हमारा एडमिन पोर्ट होता है जो SSH अलाउ करता है हमारा। और इसमें हम ये ICM ये वाला जो है प्रोटोकॉल रख देते हैं, ताकि हम ये देख पाएँ कि हमारी VM आपस में कम्युनिकेट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। उसके लिए हमें ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। अब हम इसे करते हैं क्रिएट। यहाँ पे देनी है आपको IP रेंज, कौन से IP को अलाउ करना है। तो हम सभी IP को करेंगे अलाउ फॉर ऑल। अब हम इसे करेंगे क्रिएट। एक्सटर्नल इंटरनल सब IP एड्रेस अलाउड कर दिया हमने। SSH हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आप इसे चला के देखोगे SSH को तो ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपने फायरवॉल रूल्स जो है अलाउ कर दिए इसके। तो आपने फर्स्ट वाले VM की जो SSH ओपन करनी है। जो हमारे स्टार्टिंग के 2 हैं ये US रीजन में बने हुए हैं, जो थर्ड वाला है ये इंडिया रीजन में बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं जोन यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, पहले VM1 का और VM2 का कनेक्शन चेक करना है। तो जब हम इंटरनल कनेक्शन चेक करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंटरनल IP एड्रेस। तो हमने फर्स्ट वाले VM का SSH ओपन कर रखा है, तो सेकंड वाले VM का इंटरनल IP एड्रेस को करते हैं कॉपी और उसे यहाँ पे चला के देखते हैं। पिंग काउंट लगाते हैं, 4 कनेक्शन जो हमारे बनेंगे 5 लगा लेते हैं यहाँ पे, और जो IP एड्रेस को करते हैं कॉपी। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे कनेक्शन बनेगा। अब आप देख सकते हैं ये हमारा टाइम आ रहा है, अगर कनेक्शन होने में यहाँ पे टाइम आ रहा है। जो फर्स्ट वाला होगा ना वो हमेशा थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जब कनेक्शन बनेगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, राउटिंग वगैरह होगी। भाई ये जो अब IP एड्रेस आपने डाला है ये कहाँ पे है, उसे राउटर को थोड़ा टाइम लगेगा उसे वहाँ पे जाने में उसमें। तो इसलिए फर्स्ट वाले में थोड़ा टाइम लगेगा। और जो बाकी के जब एक बार कनेक्शन बन जाएगा तो फिर आपकी प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगी। अब आपने जो IP एड्रेस फर्स्ट वाला है
ये आपने इंटरनल आईपी एड्रेस से कनेक्ट किया। अब इसे इसके ही हम एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से कनेक्ट करके देखते हैं। PINGC5। अब यहाँ एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा कनेक्शन बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा कनेक्शन बन पा रहा है एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से कनेक्ट करके भी। लेकिन इसमें आप टाइम देख सकते हैं हमारा, अब आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट वाला टाइम इस वाले में ज़्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल लेटेंसी होती है कुछ, जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस तो उसमें कुछ और फंक्शंस चलते हैं, तो उसकी वजह से वाला टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आप सेकंड से देखें कि हमारा जो कनेक्शन है, जब हम वीएम से एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से कनेक्शन बना रहे हैं तो उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है और उसकी हमें प्राइसिंग भी पे करनी पड़ेगी। गूगल क्लाउड क्या करता है, अगर आप इंटरनल आईपी एड्रेस से सेम जोन वाले वीएम को कनेक्ट करोगे तो वो फ्री होता है, आप कितना भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब आपने VM1 में मान लो अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, 2 में आपने डेटाबेस इंस्टॉल कर रखा है, तो आपस में कनेक्शन बन रहा है, आपके सॉफ्टवेयर डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है और आपका जो सॉफ्टवेयर है वही यूज़र से कनेक्ट हो रहा है। तो यूज़र कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सॉफ्टवेयर में जा रही है, सॉफ्टवेयर उसे डेटाबेस से भेज रहा है। तो आप सॉफ्टवेयर और डेटाबेस के भी जितने भी कम्युनिकेशन होंगे वो आपके फ्री हैं। अब हम VM1 का 3 के साथ कनेक्शन देख लेते हैं। ये अलग अलग रीजन की होगी ना, अब इसमें कितना टाइम लग रहा है उसके इंटरनल आईपी एड्रेस से कनेक्ट करके देखते हैं। अब जैसे ही आप इसे कनेक्ट करोगे PINGC5, इसका आईपी एड्रेस कॉपी करोगे तो आप ये देख सकते हैं तो कितना टाइम लग रहा है कनेक्शन बनने में, ये आप देख सकते हैं। तो कोई अच्छा खासा टाइम लग रहा है। अगर हम अलग रीजन की VM को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो उनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर हम सेम रीजन सेम जोन की में कर रहे हैं तो सबसे मिनिमम टाइम लग रहा है। अगर हम एक्सटर्नल आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं तो भी हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है सेम रीजन के में भी। और इसके एक्सटर्नल पे करके देखते हैं, देखो इसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से VM1 के 3 से एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से कनेक्ट करके देखते हैं। PINGC5 इसके एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से कनेक्ट करके देखो, अब देखो कितना टाइम लग रहा है हमें। तो इस तरीके से हमने अलग अलग रीजन में भी कनेक्ट करके देख लिया, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस और इंटरनल आईपी एड्रेस सबसे कनेक्ट करके देख लिया हमने। और हमने प्राइसिंग भी देख ली। हमने क्या क्या देखा है, हमने एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से भी कनेक्ट करके देख ली, इससे भी कनेक्ट करके देख लिया। ये 4 केस मेनली हमारे बनते हैं। अगर हम VM1 को 2 से इंटरनल आईपी एड्रेस से सेम रीजन सेम जोन करेंगे तो हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी होती, जीरो कॉस्ट होती है हमारी और लेटेंसी भी नहीं होती। सबसे बेस्ट केस ये होता है। अगर हमें ऐप को सेम कंट्री में सेम रीजन में ही हमारे यूज़र्स हैं तो हम सारे जो अपने रिसोर्सेज हैं वो सेम जगह बनाएंगे ताकि हमारी कॉस्टिंग कम हो, लेटेंसी भी कम हो, परफॉर्मेंस अच्छी रहे। और अगर हमें मान लो हमारी ऐप कई सारी कंट्रीज़ में है, हमने सॉफ्टवेयर एक जगह बना रखा है लेकिन उसके डेटाबेस ही सब जगह रख रखे हैं, तो इस वाले केस में हमें अपने सॉफ्टवेयर को डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी फिर VM को 2 से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अब उसे भी हम इंटरनल आईपी एड्रेस से कनेक्ट करेंगे। जो हमारा बैकएंड पूरा सर्वर बनता है वो सारा इंटरनल आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है। उसमें हमें सिक्योरिटी की भी चिंता नहीं करनी होती क्योंकि गूगल क्लाउड सारा इनक्रिप्ट रखता है डेटा। जब VM1 से 2 पे भेजता है, जब उसके इंटरनल क्लाउड के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा डेटा फ्लो करता है। और केस 4 में क्या होगा, फिर ये VM2 को हम पब्लिक इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। जनरली ये बहुत कम यूज़ करते हैं। जब हम पब्लिक कोई वेबसाइट बनाएंगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो डायरेक्ट यूज़र से ही यूज़ करेंगे उसे, डायरेक्ट APIs वगैरह बनाएंगे और डायरेक्ट यूज़र यूज़ करेंगे। हम VM को आपस में कम ही कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से, ऐसा यूज केस कम ही बनते हैं। आपस में जो सर्वर को कनेक्ट करते हैं इंटरनल आईपी एड्रेस से ही करते हैं। एक्सटर्नल में तो हम कोई VM1 पे ही कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, फिर उसका आईपी एड्रेस से, उसके एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से यूज़र डायरेक्ट उसे यूज़ करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर को। तो ये होता है। तो इसमें काफ़ी सारे रिस्क होंगे, इसमें सिक्योरिटी रिस्क काफ़ी सारे हो जाएंगे जब आपका डेटा पब्लिक इंटरनेट में जाएगा। और स्पीड भी स्लो हो सकती है, कभी कुछ स्पीड आएगी, उस पर गूगल का कंट्रोल नहीं होता। जब एक बार आपका डेटा पब्लिक में चला गया तो उस पर गूगल का कंट्रोल नहीं रहता फिर। तो इस तरीके से हमने एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से, इंटरनल आईपी एड्रेस से, सब तरीके से हमने VM को कनेक्ट करके देख लिया और देख लिया कि हमें कहाँ पे कितना प्राइसिंग है और कैसे हम एक अच्छा आर्किटेक्चर बना सकते हैं, वो सब हमने इस वीडियो में देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राउट्स क्या होता है। जैसे आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के पे जाते हैं तो आप गूगल मैप का यूज़ करते हैं, तो गूगल मैप आपको बताता रहता है कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, ये आपका डेस्टिनेशन है, इतना आपको टाइम लगेगा। इस तरीके का हम गूगल मैप करते हैं। तो जो हमारा नेटवर्क है, जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसे कौन बताता है तुम्हें कहाँ जाना है, ये VM कहाँ पे रखी हुई है, ये किसका IP एड्रेस है, तो वो काम कौन करेगा, राउट्स करता है वो काम हमारा नेटवर्किंग में। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे राउट्स के बारे में।